स्टार्ट कीजिए। हाँ, क्योंकि क्या वो टेस्ट भी आपका अभी ऑनलाइन टीचर टेस्ट। लेट का रहे थे। हाँ, चल टीचर ये मल्लू का था। जिनका हेडफोन ऑन है, माइक ऑन है, वो प्लीज स्विच ऑफ कर दीजिए अपने को, चल उसको साइलेंट कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में। हाँ, कर दिया, म्यूट कर तो दिया, आप क्योंकि करिए। ये टॉपिक जो है, हाँ ठीक है, ये इतिहास में अगर देखा जाए तो आपके सिलेबस में पूरा आधुनिक भारत का इतिहास ही है। अगर हम 1857 से बात करें और स्वतंत्रता तक, मेन मेन जितने भी महत्वपूर्ण एक तरीके से मुद्दे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के टॉपिक हैं, उनको कवर किया गया है। तो इसीलिए एक तरीके से ये बड़ा टॉपिक भी है, मैंने इसको उठा भी लिया है। अगर ये एक कवर हो जाएगा तो बहुत सारी इसमें, क्योंकि फैक्चुअल डिटेलें भी हैं, समझना भी आपको एक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता का जो आंदोलन है, भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ये। और अन्य जो टॉपिक हैं वो ऐसे हैं कि अगर उनके बारे में आपको एक ब्रॉड वे में समझा भी दिया जाएगा क्लास में, अगर नोट भी ना कराया जाए तो बहुत कुछ आप लोग समझ लेंगे। तो इसीलिए मैंने 1857 का विद्रोह का ये टॉपिक उठाया है, जैसा कि सिलेबस का पहला ही टॉपिक है। तो इसमें आपकी स्क्रीन पे कुछ तथ्य नजर आ रहे हैं विद्रोह के संबंध में। तो विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टन थे, और भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग, और कंपनी का जो मुख्य सेनापति, क्योंकि उस समय तक कंपनी का ही भारत में शासन था, और उस समय कंपनी का जो मुख्य सेनापति जो था वो जॉर्ज एनिसन था, और बाद में कॉलिन कैंपबेल को नियुक्त किया गया। और विद्रोह के समय भारत का जो सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है ना। तो हम लोग अभी ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके क्या कारण थे, और ऐसे क्या परिस्थितियां एकदम विद्यमान हो गई कि 1857 जो सैनिक अभी तक जो है एक तरीके से कंपनी की सेवा में वो कार्य कर रहे थे, और उनको एक तरीके से आर्थिक लाभ भी उनको मिल रहा था, और उन्होंने भारत को एक तरीके से जीतने में कंपनी की मदद की थी। और ऐसे क्या कारण रहे कि एकदम उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया। दूसरी चीज ये कि 1857 का अगर हम देखें, 1857 की विद्रोह से लेके 1957 तक, मतलब जो 100 वर्षों का जो इतिहास काल है जो है, उसमें जो इतिहास लेखन हुआ है वो एक तरीके से जो है वो ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा किया गया है। मतलब जो भी इतिहास लेखन हुआ है वो ब्रिटिश इतिहास लेखन हुआ है। जब एक तरीके से हम लोग जब स्वतंत्र हो गए 1947 में, और 1957 में जब स्वतंत्रता एक तरीके से जो 1857 के विद्रोह की जो है 100वीं एक तरीके से 100 वर्ष पूरे होने पर भारतीय इतिहासकारों द्वारा इस पर लेखन का कार्य किया गया है। तो ब्रिटिश लेखन काल में जो इस पर जोर दिया गया वो यही जोर दिया गया कि जो 1857 का विद्रोह था वो एक मात्र सैनिक विद्रोह था उनके द्वारा। इसको मात्र एक सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी गई, साथ में और जो कंपनी की जो कमियां थी, कंपनी के द्वारा जो भारत में जो शोषण की जो नीतियां अपनाई गई थी उनको एक तरीके से नकारने का और पाने का प्रयास किया गया। ये कहा कि कुछ सैनिकों जो कंपनी की जो सेवाओं से खुश नहीं थे उनके द्वारा जो है विद्रोह किया गया। अदरवाइज ये एक सैनिक विद्रोह के अलावा उसमें जन सामान्य की सहभागिता नहीं थी। 1957 में जो है 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के द्वारा ये कहें या भारत सरकार के द्वारा भी इसमें इतिहास लेखन में का प्रयास किया गया, और साथ में ही अन्य इतिहासकार जो थे उनके द्वारा भी व्यक्तिगत तौर पर 1857 का इतिहास लिखने का प्रयास किया गया। तो अशोक मेहता, ये मैं इसमें सिर्फ आपको भारतीय इतिहासकारों के विचार जो है वही बता रहा हूँ, उनके द्वारा जो इसका स्वरूप निर्धारित किया गया। जबकि अंग्रेज इतिहासकार चाहे कोई भी इतिहासकार हो उनके द्वारा सिर्फ एक ही तथ्य को प्रस्तुत किया गया कि जो विद्रोह था वो था, या एक तरीके से हम ये कहें बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध है, धर्मों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह। उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणियां इसको की गई। एक तरीके से ये उनके द्वारा ये नकार दिया गया कि ये मात्र सैनिक विद्रोह था, इसमें कोई जन विद्रोह नहीं था और जन सहभागिता के इसके अंतर्गत नहीं थी। तो अशोक मेहता द्वारा अपनी पुस्तक लिखी गई द ग्रेट इंडियन रिवेलियन, इसमें सबसे पहले
1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और वीडी सावरकर स्वतंत्रता से पहले, वीडी किताब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, 1909 में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किताब उन्होंने 1909 में लिखी थी, जिसमें उन्होंने पहली बार ये स्वीकार किया कि 1857 का जो विद्रोह था वो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। पहली बार इन्होंने, अगर हम जो है, जब हम स्वतंत्रता से पहले इन्होंने किताब लिखी थी, तब इसमें ये माना कि 1857 का विद्रोह सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। फिर क्योंकि 1857 में 100 वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार के द्वारा भी इसमें प्रयास किया गया, तो ये किताब भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएन सेन 1857, इन्होंने किताब का नाम था इनकी 1857। इसमें इन्होंने जो है, ये किताब इन्होंने भारत सरकार के कहने पर लिखी थी। मतलब भारत सरकार द्वारा जो है इनको, एसएन सेन को एज ए 1857 का इतिहास लिखने के लिए इनको नामित किया गया है। तो इन्होंने जो अपनी किताब लिखी थी और उसमें ये विचार रखा कि ये स्वतंत्र राष्ट्रीय संग्राम तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा भी देना गलत है। मतलब इन्होंने, अभी तक जो अंग्रेज इतिहासकार ये कह रहे थे कि एक सैनिक विद्रोह है, तो उन्होंने कहा कि ये सैनिक विद्रोह, ना तो ये सैनिक विद्रोह है और ना ही ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये सैनिकों तक भी सीमित नहीं था, और साथ में इसमें जन सहभागिता भी थी। अगर हम अवध की क्षेत्र की बात करें तो अवध में जो है 1856 में अवध का विलय होता है डलहौजी के द्वारा, तो वहां की जनता जो है उसने भी एक तरीके से बहुत हद तक इस आंदोलन में, इसमें क्या कहते हैं, इस विद्रोह में प्रतिभाग किया था। तो उनके द्वारा ये तथ्य रखा गया कि ये ना तो यह एक तरीके से ये ना तो सैनिक विद्रोह था, मतलब सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था, और राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे मतलब वो भी पूर्ण तरह से नहीं था, और सैनिकों तक भी सीमित नहीं था, क्योंकि इसमें जन सहभागिता भी थी। तो ऐसे तथ्य उनके द्वारा रखे गए। शशि भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 से 1859 में सैनिक विद्रोह का सम्मिश्रण था। मतलब इसमें सैनिकों के साथ साथ जन सहभागिता भी इसमें थी। साथ में ही एक इतिहासकार और हैं, आरसी मजूमदार, इनका नाम आपने सुना होगा। इतिहास लिखने में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये इतिहासकार के तौर पर। तो इन्होंने पुस्तक लिखी, लेकिन इन्होंने भी जो लिखी थी वो भारत सरकार के कहने पर ये लिखी थी। एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन जो सरकारी समिति थी उससे एक तरीके से उनसे झगड़ा हो गया, और उनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। तो उन्होंने जो है एक तरीके से स्वतंत्र तौर पर अपनी किताब लिखी। किताब का नाम था स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 57, जो उन्होंने 1957 में लिखी। तो उनका एक स्टेटमेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, जिसमें ये लिखा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इन्होंने भी एक तरीके से ये माना कि अभी तक जो अन्य इतिहासकार ये कह रहे थे कि ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो इन्होंने कहा कि ना तो ये प्रथम था, इस वाले को भी मैं आगे भी समझाऊंगा, ना तो ये प्रथम था, ना ही ये राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो एक तरीके से 4-5 इतिहासकार थे जिन्होंने अपने अलग अलग जो है विचार रखे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से 1857 के विद्रोह को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो ये 1857 का एक विद्रोह का स्वरूप को आप लोगों ने मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इसमें। अब हम 1857 के विद्रोह को कारण जानने का प्रयास करेंगे कि जैसे प्रथम लाइन में ही लिखा हुआ है कि 1857 का सिपाही असंतोष का परिणाम मात्र नहीं था। जो है एक तरीके से अंग्रेजी भारत में जो अंग्रेजों का जो शासन था, उनकी जो नीतियां थी और उनके द्वारा जो ब्रिटिश शासन का जो औपनिवेशिक चरित्र था, उनकी जो औपनिवेशिक नीतियां थी, उनका औपनिवेशिक चरित्र था, उसके कारण जो है भारतीय जनता में जो असंतोष उत्पन्न हुआ और उनके प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई, उसका ये परिणाम था। मतलब 1857 का विद्रोह जो है जनता में सैनिकों के साथ साथ जन असंतोष की जो भावना थी उसका परिणाम था। तो जनता में जो जन असंतोष की जो भावना उत्पन्न हुई, उसके कारण जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक
कारण रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण अगर देखा जाए तो वो आर्थिक शोषण था। आर्थिक शोषण और जो देश का जो परंपरागत आर्थिक ढांचा था उसका विनाश। अगर हम आर्थिक पक्ष में बात करें तो जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण देश का आर्थिक शोषण और परंपरागत आर्थिक ढांचे का विनाश। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आर्थिक शोषण जनता का कैसे किया। तो आर्थिक शोषण में अगर हम देखें तो चाहे वो किसान हो, दस्तकार हो या हस्तशिल्पी हो या जो परंपरागत जमींदार थे या मुखिया थे, सभी लोगों का आर्थिक शोषण किया गया। तो एक एक चीज को हम लोग समझते हैं कि किसानों का आर्थिक शोषण क्यों किया गया। तो ये प्रक्रिया जो शुरू होती है आर्थिक शोषण की, एक तरीके से 1757 से शुरू हो जाती है, जब बंगाल प्लासी के बाद में बंगाल पर कंपनी का अधिकार, राजनीतिक अधिकार हो जाता है। और 1764 के बाद जिस बक्सर के युद्ध के बाद एक तरीके से पूर्ण रूप से बंगाल पर कंपनी का अधिकार हो जाता है। तो कंपनी द्वारा वहां पे द्वैध शासन, पहले जो है कंपनी द्वारा द्वैध शासन प्रणाली लागू की जाती है, क्योंकि कंपनी जो थी एक व्यापारिक कंपनी थी और उसका उद्देश्य भारत में जो है भारत से व्यापारिक लाभ कमाना था। और साथ ही कंपनी का ये भी उद्देश्य था कि भारत में जो है राजनीतिक सत्ता स्थापित की जाए और उसके माध्यम से आर्थिक लाभ कमाया जाए। तो कंपनी द्वारा बंगाल में पहले राजनीतिक सत्ता स्थापित की गई और भारत का आर्थिक शोषण शुरू किया। उसके साथ ही कंपनी ने एक तरीके से वो पहले अगर ब्रिटेन से जब व्यापार करती थी कंपनी, तो ब्रिटेन से वो अपना पैसा लाती थी, एक तरीके से बुलियन लाती थी और भारतीय माल को खरीद कर जो विश्व के अन्य भागों में बेचती थी और उससे जो लाभ होता था और उससे लाभ प्राप्त करती थी। लेकिन जब कंपनी ने भारत में अपना राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली और भारत के जो है बंगाल के भू राजस्व जो उसको था उस पर उसका एकाधिकार हो गया, तो उसने ब्रिटेन से बुलियन जो लाती थी, मतलब एक तरीके से जो धन लाती थी, उसको लाना उसने बंद कर दिया और भारतीय राजस्व से ही उसने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अब तो की जो भू राजस्व की अब चूंकि कंपनी अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाह रही थी, तो उसको अधिक से अधिक भू राजस्व की आवश्यकता थी। तो इसके लिए अभी तक जो भारत में अगर देखा जाए तो जो परंपरागत तौर पर जो भू राजस्व जो प्रणालियां वो निर्धारित थी, इसमें अगर हम देखें मुगल काल में देखा जाए तो मुगल काल में या प्राचीन काल में सबकी अपनी अपनी नीतियां थी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों को पैसे की आवश्यकता थी और अंग्रेज जो है भारत पर अधिक से अधिक मात्रा में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, तो उसके लिए भी उनको पैसे की आवश्यकता थी। तो कंपनी के द्वारा जो है 1765 में जो है आपको पता है कि बंगाल बिहार और जो है इलाहाबाद की संधि से द्वारा बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। और उसने दीवानी का जो अधिकार मिल गया तो भू राजस्व जो वसूलने का अधिकार जो था उसने वो जो है क्या किया, वो उसको ठेके पे दे दिया। मतलब जो अधिक से अधिक जो बोली लगाता था उसके माध्यम से जो भू राजस्व की उगाही का अधिकार दे दिया। लेकिन इससे क्या हुआ कि कंपनी जो सटोरिये थे या एक तरीके से ये कहें कि जो जमींदार थे, वो जो है एक तरीके से भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो भू राजस्व की बोली जो लगाते थे वो बढ़ चढ़ कर लगाते थे, जबकि वास्तविकता में जो राजस्व की उगाही होती थी, भू राजस्व की जो उगाही होती थी वो कम होती थी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, भू राजस्व की बोली तो जाती थी लेकिन वास्तविकता में जो कलेक्शन होता था वो बहुत कम होता था और कंपनी को जो एक तरीके से नुकसान होता था। तो कंपनी द्वारा जो धीरे धीरे करके अगर आप देखें तो कॉर्नवालिस के वारेन हेस्टिंग के समय से ही, और देखा जाए उसके द्वारा भी ठेकेदारी प्रथा शुरू की गई थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, और कॉर्नवालिस आया तो उसके द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट जो है एक तरीके से स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो स्थायी बंदोबस्त में भी जो लागू किया गया था उसका उद्देश्य यही था कि कंपनी को एक तरीके से जो है लगातार या एक तरीके से निरंतर रूप से भू राजस्व की प्राप्ति होती रही। लेकिन उसमें भी जो व्यवस्था लागू की गई थी उसमें जो है बिना एक तरीके से बिना किसी वैज्ञानिक मापजोक के जो है भू राजस्व की दरों का निर्धारण किया गया था। और उसमें जो जमींदार थे उनको भूमि का स्वामी मान लिया गया था, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था ये रही थी, अगर हम प्राचीन काल से बात करें या मध्यकाल में बात करें, कि जो भूमि को जोतता था वही भूमि का मालिक होता था। अगर कोई पठारी भूमि है या ऐसी भूमि है जिसमें अगर कोई किसी किसान ने उसको आबाद किया है और उसको उसने एक तरीके से कृषि योग्य बनाया है,
तो राज्य जो है सम्राट ये करता था, जो शासक जो ये करता था कि वो जमीन को उसी कृषक जो था, जो किसान था, उसको दे देता था। तो वो जमीन पर अधिकार एक तरीके से किसान का माना जाता था। क्योंकि अगर हम बात करें अंग्रेजों की बात करें, तो अंग्रेज अगर ब्रिटेन में ये व्यवस्था थी कि जो भूमि पर जो अधिकार था वो लैंड लॉर्ड का था। वहां लॉर्ड बोले जाते थे, जमींदारों को लॉर्ड बोलते थे। तो अंग्रेजों ने भारत की अपनाई और उन्होंने जो जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। तो एक तरीके से जमींदार जो थे उनके द्वारा जो है भूमि का शोषण किया गया, और किसानों का शोषण किया गया, और भू राजस्व को ऐसे जो उसकी अधिक से अधिक मात्रा निर्धारित की गई और किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया गया। अगर हम उत्तर भारत बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। मद्रास में अगर हम बात करें तो वहां पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था, एक तरीके से 3 तरह की व्यवस्था उन्होंने लागू की गई, लेकिन उसका उद्देश्य यही था कि किसानों का आर्थिक शोषण करना। दूसरा, अगर हम दस्तकारों की बात करें तो बुनकर, दस्तकार इसके अंतर्गत हम बुनकर रख सकते हैं, और जो है हस्तशिल्पी जो है दस्तकार हस्तशिल्पियों की अगर हम बात करें तो उनके द्वारा कुछ अपनी जो नीतियां जो अपनाई गई थी, तो उसमें बुनकरों को उन्होंने जैसे ददनी प्रथा, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ददनी प्रथा के माध्यम से शोषण प्रारंभ किया, जिसमें जो एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित मात्रा और एक निश्चित तिथि पर देने का वायदा करते थे, लेकिन इसमें जो मूल्य जो होता था वो जानबूझकर एक तरीके से कम रखा जाता था। तो बुनकरों का सस्ते दरों पर अपने माल को बेचने और उससे कम जो है माल को बेचने के लिए उनको बाध्य किया जाता। साथ में जो दस्तकार थे और जो हस्तशिल्पी थे, उनको काम करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। एक तरीके से उनको ये बाध्य किया जाता था कि वो जो कंपनी है उनके लिए काम करें, ना कि जो भारतीय व्यापारी हैं उनके लिए काम करें। दूसरा, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे या कंपनी के अधिकारी थे, उनके द्वारा भी कच्चे माल पर जो था उस पर, क्योंकि बंगाल में राजनीतिक सत्ता उनके अधिकार में आ गई थी, तो उसके माध्यम से उन्होंने तो बंगाल में अगर ये कहें कि जहां जहां उनका अधिकार था, उन्होंने वहां कच्चे माल के जो स्रोत थे, अगर हम ये कहें कि कपास जो हो गया जिससे कपड़ा तैयार किया जाता था, उस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में जो कच्चा माल था उसको भी वो अधिक से अधिक मूल्य पर बेचते थे, और अगर बना हुआ जो होता था उसको वो कम मूल्य पर खरीदते थे। तो एक तरीके से जो हमारे दस्तकार थे और जो हस्तशिल्पी थे, उनका भी आर्थिक शोषण उनके द्वारा किया गया। बाद में 1813 में हम देखते हैं कि कंपनी जो है 1813 में कंपनी का भारत से व्यापारी की एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मात्र उसको चाय और जो है चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार उसका बना रहा। तो 1813 में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई, जिसमें जो ब्रिटेन में बने हुए उत्पाद जो थे उनमें किसी भी प्रकार का जो आयात तो जो कर लगाया जाता था वो समाप्त कर दिया गया। दूसरा, क्योंकि भारतीय जो भारत में जो दस्तकारी जो प्रथा थी वो ज्यादातर मशीनों का उपयोग ना होकर हाथों से बनाते थे, जबकि ब्रिटेन में जो माल तैयार होता था, क्योंकि ब्रिटेन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मशीनी युग वहां आ चुका था, तो वहां पर जो मशीनों का जो माल तैयार होता था, तो उससे भारतीय माल को जो है असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा, और जो भारत में जो परंपरागत जो उद्योग थे और जो कुटीर उद्योग थे, जिसमें दस्तकार और हस्तशिल्पी जो नियोजित थे, उनको नुकसान पहुंचा। तीसरा, अगर हम देखें तीसरे स्तर पर देखें तो जो परंपरागत जमींदार और जो मुखिया लोग थे वो भी एक तरीके से इसमें जो है वो भी निर्धन हो गए, बेरोजगार हो गए, क्योंकि जो भू राजस्व की जो नीतियां लाई गई थी उसमें एक सूर्यस्त कानून उसके अंतर्गत बनाया गया था। तो उसमें सूर्यस्त कानून में ये होता कि जमींदार को एक निश्चित तिथि पर और जो है निश्चित तिथि पर, जैसे आज 1 तारीख है तो 1 तारीख निर्धारित की गई है कि 1 तारीख को जमींदार को लगान देना है, जो है जो भू राजस्व इकट्ठा करेगा वो कंपनी को देना है। तो आज की डेट के सूर्यास्त तक अगर वो जो है कंपनी को उसका भुगतान नहीं करेगा तो उसकी जो जमींदारी है वो नीलाम कर दी जाएगी। क्योंकि भू राजस्व की दर कंपनी के द्वारा जो एक तरीके से ज्यादा निर्धारित की गई थी, तो ऐसे लोग जो परंपरागत तौर पर भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए थे और किसानों के बीच में उनका एक संबंध उनके साथ में स्थापित था, तो वो लोग जो एक तरीके से भू राजस्व को समय पर ना चुकाने के कारण उनकी जो जमींदारी जो थी उसको नीलाम कर दिया जाता था, और लोगों को दिया जाता था जिनका उद्देश्य मात्र जो है भू राजस्व की वसूली ही करना। तो एक तरीके से जो चाहे वो भू राजस्व की नीति हो या जो है और अन्य जो नीतियां अपनाई गई थी, औद्योगिक नीति अपनाई गई, उसके माध्यम से किसानों का, दस्तकारों का, हस्तशिल्पी व परंपरागत जमींदारों का शोषण किया गया।
साथ ही क्योंकि जो भू राजस्व की नीति अपनाई गई थी उसमें जो भूमि को एक तरीके से जो हस्तांतरित करने की व्यवस्था बना दी गई, मतलब अगर कोई जो जमींदार जो नहीं करता है तो उसको नीलाम कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से भारत में पहले भूमि जो को हस्तांतरण की वस्तु नहीं माना गया था, तो अब जब भूमि को एक ट्रांसफर की वस्तु बना दिया गया तो ऐसी स्थिति में जो है भूमि के संबंध में विवाद की भी स्थिति उत्पन्न होने लगी। तो जो छोटे छोटे जो किसान थे अभी तक जो जिनका भूमि पर अधिकार होता था वो जमींदारों की दया पर उनको छोड़ दिया गया। साथ में ही जो अंग्रेजों ने, क्योंकि अब जब भू राजस्व पर व्यवस्था उन्होंने बना दी तो भारत में अगर शासन चलाने के लिए उन्होंने कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी लागू किया गया। अगर हम देखते हैं तो वारेन हेस्टिंग्स के समय से ही देखते हैं कि उसके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया में सुधार के प्रयास किए जाते हैं और कानून वाले द्वारा इसको अंतिम रूप दिया जाता है। और 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में एक जो न्यायालय की स्थापना की जाती है बंगाल में। तो उसका उद्देश्य यही था कि जो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था थी वो छोटे लोग, जो हमारे छोटे किसान थे, जो साधारण लोग थे, उनके लिए एक तरीके से न्याय जो पेचीदगा था, जो न्याय प्रणाली का लाभ जो था उनको नहीं मिल पाता, जबकि जो धनी लोग थे जो न्यायिक व्यवस्था का लाभ उठाकर जो गरीब लोग थे उनका वो दमन करते थे। तो एक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था और जो न्याय व्यवस्था थी उसका दमन हो गया, और जो प्रशासन में जो निचले स्तर पर जो व्याप्त जो भ्रष्टाचार था वो भी साधारण लोगों को, पुलिस को, छोटे अधिकारी जो और निचली अदालतों में जो भ्रष्टाचार था वो लोगों को एक तरीके से उनका शोषण करते थे। तो अगर आर्थिक कारणों में देखा जाए तो समग्र रूप से जो आर्थिक नीतियां थी और औद्योगिक नीति को हम देखें और अन्य जो प्रशासनिक और कानूनी जो प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई, उन्होंने जाकर समग्र रूप से जो किसान हैं, हमारे दस्तकार हैं, उनका आर्थिक शोषण किया। अब हम बात करें देशी रजवाड़ों का पतन से पहले हम लोग बात करते हैं राजनीतिक कारण पे। तो राजनीतिक कारण में हम इसको देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश जो है मुगल सम्राट का शासन था, और तो अंग्रेजों की जो राजनीतिक नीतियां थी उनके द्वारा धीरे धीरे ये प्रयास किया गया कि भारत में जो मुगल सम्राट है उसके शासन को समाप्त करके एक तरीके से अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की जाए। क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश जो मुगल सम्राट जो था वो राजनीतिक सत्ता का एक केंद्र था। अगर हम देखें जो 1857 का विद्रोह में हम देखें तो जो 1857 के जो जितने भी विद्रोही थे वो सबसे पहले मेरठ से भागकर कहाँ आए थे, वो जो है दिल्ली आए, और उन्होंने जो मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर को एक तरीके से विद्रोह की कमान उनको सौंप दी। तो इस अगर भारत में जो ब्रिटिश सम्राट था वो राजनीतिक सत्ता का केंद्र था। तो अंग्रेजों जो कंपनी थी उनका यही उद्देश्य था कि ब्रिटिश सम्राट को कैसे भी करके हटाया है। तो मुगल सम्राट जो था वो 1903 से ही ब्रिटेन के जो कंपनी के संरक्षण में रह रहा था। धीरे धीरे जितने भी अगर हम देखें गवर्नर जनरल आए तो उनके द्वारा एक तरीके से ब्रिटेन जो मुगल सम्राट था उसकी बादशाहत और उनको अधिकारों को छोड़ने के लिए और समय समय पर उसको जो है लाल किले से हटने के लिए, उसकी उपाधियों को छोड़ने के लिए और उत्तराधिकारों को वो नामजद करते थे उनकी उसको छोड़ने के लिए कहा गया। तो एक तरीके से उस चीज को भी लेकर लोगों में जो समाज में जो नाराजगी थी। दूसरा हम देखें नेक्स्ट में हम देखते हैं इसी राजनीतिक कारण में ही 1856 में अवध का विलय हो गया, क्योंकि अवध जो है एक तरीके से कंपनी के लिए दुधारू गाय थी। क्योंकि अभी तक जो अवध के शासक थे वो सबसे ज्यादा जो है उनकी आज्ञा पालक माने जाते थे कंपनी को जब भी पैसे की आवश्यकता होती थी अवध के लोग जो अवध का जो नवाब थे उनके द्वारा ही उनको उपलब्ध कराया जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में अवध का जो है विलय कर लिया गया, तो वहां के जो लोग थे उनके अंदर भी जो है एक तरीके से विद्रोह की भावना कंपनी के प्रति नाराजगी थी। तो एक प्रश्न यहाँ भी बनता है, अगर पूछा जाता है कि 1857 का विद्रोह जो था वो अवध का विद्रोह था। तो अवध के, क्योंकि इसको मैं आगे अभी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों था। दूसरा, डलहौजी की जो राज्य हड़प की नीति थी, डलहौजी द्वारा जो है एक तरीके से हम देखें उचित या अनुचित तरीके से देशी राज्यों को जो है मिलाया गया। इसमें हमने देखा था, ये क्लास में भी आपको बताया गया था, सतारा, जैतपुर, संभल, भागट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जिनको मिलाया गया, जैसे झांसी को मिलाया गया तो झांसी की रानी थी, और अगर पेशवा बाजीराव द्वितीय की बात करें उनके तक जो नाना साहब थे
उन्होंने उनको कानपुर में रखा गया, तो कानपुर में विद्रोह की कमान उन्होंने संभाली। और अगर हम अवध का विलय कर लिया गया, तो अवध की जो 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 संरक्षिका थी, उनके द्वारा लखनऊ में जो विद्रोह की कमान संभाली। तो ऐसे जो छोटे छोटे जो देशी जो है राजे रजवाड़े थे, उनके द्वारा विद्रोह की कमान संभाली गई। तो एक तरीके से उनके अंदर भी जो डलहौजी की जो राज्य हड़प की नीति थी, उसके कारण भी लोगों में एक असंतोष की भावना थी। अब आते हैं देशी रजवाड़ों का पतन। क्योंकि जब देशी रजवाड़े जो थे हमारे, वो छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, उनका पतन हो गया, तो उसका प्रभाव जो था वहां पर जो लोग जो काम कर रहे थे उच्च वर्ग के, और जो खासकर जो लोग थे जो प्रशासन से और अदालतों में जो काम करते थे, उन पर एक तरीके से उसका बुरा प्रभाव पड़ा, और वो लोग जो है बेरोजगार हो गए। अगर हम देखें कि जो हमारे जो देशी राजे रजवाड़े थे, आप जनरली सामान्य तौर पर हम देखें तो जो सांस्कृतिक गतिविधियां जो होती थी, चाहे वो जो है संगीत का विकास हुआ हो या कला का विकास हुआ हो, वो जो है वो दरबार के अंतर्गत ही ज्यादातर हुआ है। इतिहास में हम लोग देखते हैं कि जो देशी रजवाड़े जो हैं हमारे, वो सांस्कृतिक गतिविधियां हो गई और जो है धार्मिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग संस्कृति से जुड़े थे, चाहे वो संगीत से जुड़े हो, कला से जुड़े हो, या तो वो लोग जो है एक तरीके से बेरोजगार हो गए। साथ ही जो देशी राजे रजवाड़े तो जो थे, वो धर्मगुरु जो होते थे, विद्वान जो होते थे, उनको भी संरक्षण देते थे। तो ऐसी स्थिति में जो धर्मगुरु जो हो गए और जो भी फकीर हो गए या विद्वान जो हो गए, वो भी एक तरीके से बेरोजगार हो गए। तो ऐसे लोग जो धर्म जो उपदेशक थे, पंडित थे, जो मौलवी जो थे, तो एक तरीके से उनके भविष्य पर भी खतरा एक तरीके से उत्पन्न हो गया, क्योंकि वो लोग भी जब देशी रजवाड़ों का पतन हो गया, तो उनकी आजीविका का साधन उत्पन्न हो गया। तो उनके द्वारा भी एक तरीके से समाज में जो है विदेशी जो शासन था, जो कंपनी थी, उसके प्रति जो है घृणा या उनके प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया गया। तीसरा नेक्स्ट कारण हम देखते हैं अंग्रेजों की भारत में जातीय श्रेष्ठता की नीति। जैसा अभी इसको हम लोग ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम प्राचीन काल से ही देखें, तो चाहे भारत में जो है जितने भी शासक आए, चाहे वो यवन आए या शक आए या कुषाण आए, तो वो जो एक तरीके से भारतीय समाज में और संस्कृति में समाहित हो गए। उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति को उन्होंने अपना लिया। वो कभी विदेशी नहीं रहे, चाहे वो आए विदेश से थे, लेकिन वो भारतीय समाज और संस्कृति में ही समाहित हो गए। और अगर हम बात करें पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं, चाहे अरब आए हों या तुर्की आए हों, या सल्तनत काल की स्थापना हुई या मुगल वंश की स्थापना हुई, अगर मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो वो भी भारत में विदेशी नहीं रहे, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया। लेकिन अंग्रेज जो आए थे, वो भारत में लगातार वो विदेशी ही बने रहे। मतलब उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को अपना घर नहीं बनाना है, मतलब भारत को अपना घर नहीं बनाना है, बल्कि भारत से धन कमाना है और उस धन को लौटकर कहाँ जाना है, ब्रिटेन जाना है। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि कैसे भी करके किन प्रकार से भारत से जितना भी आर्थिक शोषण करके भारत से धन लूट लिया जाए और उसको लौटकर कहाँ जाना है, ब्रिटेन जाना है। तो साथ में ही अगर हम पहले देखें, अगर मुगल काल की बात करें या प्राचीन काल में बात करें, तो जितने भी शासक आए थे, उनके द्वारा भारतीय जो समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा उनके साथ सामाजिक संबंध स्थापित किए गए। अगर हम एक सिंपल एग्जांपल देखें, अकबर के द्वारा, चूंकि अकबर जो है एक रॉयल फैमिली थी, मतलब मुगल सम्राट था, और उसके द्वारा जो राजपूत शासक जो हमारे समाज में उच्च वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा वैवाहिक संबंध और सामाजिक संबंध उसके द्वारा स्थापित किए गए। लेकिन अंग्रेजों द्वारा भारत में ऐसा कोई भी, चाहे उच्च वर्ग के लोग हो या निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक संबंध जो है या संपर्क स्थापित नहीं किया गया। तो अंग्रेज जो एक तरीके से अपनी जातीय श्रेष्ठता की नीति को उन्होंने कायम रखा, और अंग्रेज जो है अपने आप को जो है जातीय तौर पर अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। तो और नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ ऐसी एक तरीके से जातीय श्रेष्ठता की नीति के कारण जो है वो भारतीय समाज में बिल्कुल भी घुले नहीं। और नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ ऐसी घटनाएं जिन्होंने अंग्रेजी सेना के अपराजय होने का भ्रम टूटा। अभी तक ये माना जाता था कि भारत में जो अंग्रेजी सेना है वो कभी पराजित नहीं हुई है, या ये कहें कि जो यूरोपीय सेनाएं हैं वो अपराजय हैं, उनको जो है कोई भी सेना
कोई भी सेना जो है वो पराजित नहीं कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हम देखते हैं अफगान का युद्ध, पंजाब का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, तो वहां अंग्रेजी सेना जो थी वो पराजित हुई। साथ अगर भारत में हम देखें 1857 के विद्रोह से पहले 1855-56 में बंगाल और बिहार में, क्योंकि देखा जाए सबसे पहले अंग्रेजी जो राज्य था, जो कंपनी के शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, वो बंगाल में हुई थी। 1757 से ही कंपनी द्वारा बंगाल में अपने जो है शासन की स्थापना का प्रयास किया गया कंपनी द्वारा। तो जहां जहां कंपनी का प्रसार होता रहा, वहां कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह की भावना, एक तरीके से असंतोष की भावना लोगों के मध्य जो है वो विद्यमान रही। तो 1855-56 में जो है बंगाल और बिहार में जो जनजातीय थे, जिनको संथाल कहा जाता था, उनके द्वारा अंग्रेजों का मुकाबला किया गया। तो उन्होंने जो है एक तरीके से, क्योंकि अंग्रेजी जो सेना थी वो आधुनिक जो हथियार उसके पास थे, तो उनके द्वारा अपने तीर कमान, जो कुल्हाड़ी जो जनजातीय लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उसके माध्यम से उन्होंने उनका मुकाबला किया और उनको एक तरीके से पराजित कर दिया। तो जिस क्षेत्र में जहां वो संथाल बसे हुए थे, तो वहां पर अंग्रेजी राज एक तरीके से उन्होंने कुछ समय के लिए समाप्त कर दिया। चाहे बाद में अंग्रेजी सेना द्वारा उनको पराजित कर दिया गया और वो जो है उनका एक तरीके से पूरी तरह से उनको उन्मूलन कर दिया गया, जो संथाल जनजातीय थे। लेकिन उससे जो समाज के लोग थे उस समय, तत्कालीन जो समाज था, उनके अंदर ये भावना पैदा हुई, अगर संगठित होकर प्रयास किया जाए तो एक आधुनिक और शक्तिशाली सेना जिसके पास आधुनिक हथियार हैं और एक जो है एक तरीके से संगठित होकर प्रॉपर एक रणनीति के तहत वो लोग लड़ रहे हैं, तो उनको भी पराजित किया जा सकता है। अवध का विलय हम लोग देख चुके हैं कि एक तरीके से 1856 में कुशासन के आधार पर डलहौजी द्वारा अवध का विलय कर दिया गया। अब हम बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक कारणों पे। तो एक चीज यहाँ हम लोग देखते हैं कि भारत में ईसाई मिशनरी जो हैं वो आते रहे हैं जो है समय समय पर। लेकिन अगर हम इतिहास में बात गौर करें, एक चीज यहाँ स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देती है कि भारत में जो सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए वो भी जो है एक तरीके से 1800 के बाद से ही शुरू होते हैं। 1810, 1815, या ये कहें कि राजा मोहन राय के द्वारा ही भारत में सामाजिक जो है धार्मिक जो है सुधारों का प्रयास किया गया। 1800 से पहले हमको नहीं देखते। तो उसका कारण ये था कि 1813 में जो एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट, उसके माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की इजाजत दी गई थी। तो जब ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की इजाजत उनको दे दी गई, तो उनके द्वारा भारत में एक तरीके से ईसाई मिशनरियों को जो है उनकी गतिविधियां बढ़ गई और उनके द्वारा भारत में जो हिंदू धर्म और जो मुस्लिम धर्म थे उनके प्रति उनके द्वारा जो है मतलब जो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जो कमियां थी उनको उनके द्वारा उजागर किया गया और एक तरीके से हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म का उनके द्वारा जो एक तरीके से मखौल उड़ाया गया, उनकी हंसी उड़ाई गई हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म की। और उनके द्वारा जो समाज की ऐसे जो गरीब तबके के लोग थे उनको प्रलोभन देकर उनको ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। तो हम देखते हैं कि जो 19वीं शताब्दी में जो हमारे आंदोलन, सामाजिक धार्मिक आंदोलन होते हैं, उनका कारण यही होता है कि जो अंग्रेज जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो भारतीय समाज और जो धर्म को चुनौतियां मिल रही थी, तो उसको कैसे सुधार किया जाए। तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे वो हिंदू धर्म, या ये कहें कि उसमें सभी धर्म सम्मिलित थे, चाहे वो ईसाई हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो या पारसी हो। तो उसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे धर्म और समाज में जो आंतरिक बुराइयां विद्यमान है उनको दूर किया जाए, और जिसका लाभ जो ये ईसाई मिशनरी उठा रहे थे और वो भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे थे। तो ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के कारण भारत में एक तरीके से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। और साथ में हम देखते हैं कि वो लोग हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म पर प्रचार कर रहे थे और एक तरीके से सरकार के द्वारा भी इसमें काफी हद तक सहयोग किया जा रहा था। सेना में सरकारी खर्चे पर ईसाई जो है धर्म उपदेशक रखे जाते थे। उनका उद्देश्य यही था कि लोगों को कैसे भी करके ईसाई धर्म में परिवर्तन किया जाए, और सरकार के द्वारा भी जो है कि प्रयास किए गए थे। जैसे 1850 में एक नियम बनाया गया, ये मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि एक नियम बनाया गया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति का अधिकार मिल जाएगा। दूसरा,
हम लोग देखते हैं कि चाहे राजा मोहन राय रहे हों या ईश्वर चंद्र विद्यासागर रहे हों और भी जो हमारे समाज सुधारक थे, तो उनके द्वारा जो समाज में जो एक तरीके समाज में और हमारे जो धर्म में जो कमियां विद्यमान थी, उनको सुधार कर धर्म के से मुकाबला करने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। और साथ ही जो ब्रिटिश कंपनी जो थी या गवर्नर जो था, जो गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा जो भारतीय समाज में जो बुराइयां विद्यमान थी उनको समाप्त करने के लिए, कानून बनाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया। तो उसमें अगर हम बात करते राजा मोहन राय द्वारा सती प्रथा के लिए कानून बनाने का प्रयास किया गया, ऐसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह जो है अधिनियम पास कराया गया, और लड़कियों को, और ज्यादातर जितने भी हमारे समाज सुधारक थे उनके द्वारा लड़कियों को आधुनिक शिक्षा देने का जो है उन्होंने विचार रखा कि लड़कियों को भी आधुनिक शिक्षा दी जाए। तो लेकिन जो ऐसे समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो रूढ़िवादी थे और धार्मिक और जो है उनका जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग थे, तो उनका ये मानना था कि जो विदेशी जो शासक है या विदेशी जो कंपनी है, उसको भारत की जो परंपराएं हैं उनमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उनको भारत की जो है धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उसमें उनको अधिकार करने का, उनको हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। तो इससे भी जो समाज के जो लोग थे, जो जिनकी जो एक तरीके से हम देखें कि जो रूढ़िवादी पर जो थे, तो उनके द्वारा भी उनमें भी एक तरीके से असंतोष की भावना का उदय हुआ। और अभी तक हम चाहे प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, हम लोग देखते हैं कि मंदिर, मस्जिद और अन्य जो सेवा संस्थाएं थी उनको कर से मुक्त रखा गया था, बल्कि समाज जो राजा जो होते थे उनको मुक्त हस्त उनको दान देते थे उन संस्थाओं को, चाहे वो दान चाहे भूमि के तौर पर हो या अन्य सुविधाओं के तौर पर दिया जाता था। लेकिन अंग्रेज जब कंपनी जब भारत में आई तो उसके द्वारा मस्जिदों और मंदिरों सेवा संस्थाओं पर भी कर लगा दिया गया और कर की वसूली की गई। तो ऐसी स्थिति में जो लोग मंदिरों से, मस्जिदों से या जो सेवा संस्थान से उनसे जुड़े थे, उनके अंदर भी एक असंतोष की भावना विद्यमान थी। अब हम कि अभी तक जो सैनिक जो थे कंपनी की सेवा में, उन्होंने एक तरीके से उनको आर्थिक जो है सुरक्षा प्रदान थी कंपनी की सेवा में, और उन्होंने अपनी एक निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा भारत को विजय बनाने में, अनजाने में ही, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीय भावना तब तक भारत में उदय नहीं हुई थी, और कंपनी की सेवा में रहते हुए उन्होंने भारत को विजय बनाने में कंपनी की सहायता करी थी। तो लेकिन क्या ऐसे कारण जो थे कि सैनिकों ने अचानक विद्रोह कर दिया? तो पहला तो मैं यही इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जो सिपाही जो थे वो भारतीय समाज का अंग थे, चाहे वो अंग थे, और जो सिपाही थे वो दरअसल एक वर्दीधारी किसान ही थे। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय समाज में जो भी अंग्रेजों की जो भी आर्थिक नीतियां थी, जो शोषण की आर्थिक नीतियां थी या और भी अन्य नीतियां के कारण जो समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा था, उसको स्पष्ट रूप से वो हमारे जो सिपाही थे कर रहे थे। दूसरा कि सिपाही जो अपने आप में सिपाही जो एक तरीके से वर्दीधारी किसानी था, हम देखें कि इसका मतलब ये हो गया कि जो सिपाही जो थे, जो समाज के जो दूसरे अन्य जो किसान लोग थे, उनकी भावनाओं से वो एक तरीके से जुड़े हुए थे। अगर किसान को जहां दुख दर्द होता था, तो वो जो दुख दर्द होता था वो सिपाहियों के बीच में भी प्रतिबिंबित होता था, उनके वहां भी उनके स्तर पर भी वो दिखाई देता था। दूसरा, अगर हम अवध के क्षेत्र की बात करें तो कंपनी की उस समय 1857 की विद्रोह के आसपास हम देखते हैं, तो कंपनी की जो सेना थी उसकी जो संख्या थी वो 2,40,000 के आसपास थी, और जो संख्या 2,40,000 के आसपास थी उसमें मात्र 40 से 45,000 जो सैनिक थे वो कंपनी के थे। और अगर देखा तो इस तरह से 2 लाख के आसपास जो सेना थी वो भारतीय जो सिपाही के रूप में ही थी। और अगर देखें जो 2 लाख थी उसमें 70,000 जो सैनिक थे वो अवध क्षेत्र के थे। तो मैंने पहले क्वेश्चन उठाया था कि 1857 का विद्रोह जो है वो अवध के विद्रोह के रूप में, वो उसका आंसर यहाँ से भी जुड़ जाता है कि जो अवध एक तरीके से काफी अधिक जो सैनिक थे वो अवध के थे। तो अब जब अवध का विलय कर लिया गया 1856 में, तो सिपाहियों के अंतर्गत ये भावना भी घर कर गई कि अभी तक तो वो अन्य क्षेत्रों को विजित कर रहे हैं, लेकिन अब उनका क्षेत्र भी जो है एक कंपनी के
अधीन आ गया है। तो ऐसी स्थिति में जो सिपाही जो अवध क्षेत्र से मतलब संबंध रखते थे, तो जब अवध क्षेत्र कंपनी के अधीन आ गया तो कंपनी की जो जो शोषणकारी जो आर्थिक नीतियां थी वो उस क्षेत्र में भी लागू हो गई। और क्योंकि वो लोग जो हैं उनके पारिवारिक संबंध वहां से जुड़ा हुआ था, तो जब एक परिवार को जो एक शोषण होता है, परिवार को दुख होता है, तो उसका अनुभव भी जो हमारे जो सिपाही थे वो कर रहे थे। दूसरा, कंपनी द्वारा जातीय चिन्ह लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्योंकि अगर हम लोग काल में देखते हैं, तो अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अकबर के शासन काल में हम देखते हैं तो राजपूत जो हमारा जो जितनी भी जातियां थी उनके अंतर्गत जो है कुछ चिन्ह पहनने की अपनी आदत होती, चाहे वो कान में कुंडल पहने या माथे पर एक चिन्ह लगाए या पगड़ी पहने। तो ऐसे ही अगर देखते हैं कि अकबर जब भी कोई राजपूत राजा युद्ध के लिए जाता था तो वो अपन जो है उसका जो राज्याभिषेक एक तरीके से क्या उसके माथे पर जो तिलक करने का काम कौन करता था, वो अकबर करता था। तो एक तरीके से वो परंपरा बनी हुई थी सैनिकों के अंतर्गत कि वो अपने अपने कुछ ना कुछ वो जातीय चिन्ह लगाते थे, चाहे वो कुंडल पहने या पैर में कड़ा पहने या माथे पर तिलक लगाए। तो कंपनी द्वारा क्या किया गया कि जो हमारे जो सैनिक थे उनके द्वारा जातीय चिन्ह, किसी भी तरह का जातीय चिन्ह जो है वो लगाने पर उनको द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया, जबकि ये उनकी एक परंपरा, जबकि जो सैनिक थे उनके अंदर ये परंपरा बन चुकी थी। दूसरा, भारतीय समाज में शुरू से ही ये प्राचीन काल से एक परंपरा रही है कि समुद्र पार जाना जो है ये माना जाता था कि एक तरीके से समुद्र पार करना जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति समुद्र को पार करेगा, ये प्राचीन धारणा बनी हुई थी कि समुद्र पार करने पर व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट हो गया है तो समाज में उसको जाति से भी बाहर कर दिया जाता था। तो लोग अपने जाति बहिष्कृत होने से, जाति से बाहर होने से बचने के लिए किसी भी प्रकार की समुद्री यात्राएं वो नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे फैक्ट जो है, एक तथ्य ये भी है कि राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जो उनके द्वारा 1830 के आसपास में जब वो इंग्लैंड की उन्होंने यात्रा करी थी तो वो जो है समुद्री रास्ते से यात्रा करी थी। तो उनका उद्देश्य यही था कि जो भारतीयों में जो धारणा बनी हुई है कि समुद्र के द्वारा यात्रा करने पर जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो उस परंपरा को या उस विचारधारा को तोड़ना था। तो लेकिन 1856 में एक कानून बनाया गया ब्रिटिश कंपनी द्वारा कि ऐसे जितने भी सैनिक जो अब भर्ती किए जाएंगे उनको लिखित रूप में ये देना पड़ेगा कि अगर उनको समुद्र पार जो है लड़ने के लिए भेजा जाता है तो वो लोग मना नहीं कर सकते हैं। अगर हम देखें तो, और ये किया गया था कि कंपनी अब जो है एक तरीके से पूरे विश्व में उसने अपने उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। तो कंपनी जो थी वो अपने सैनिकों को एक देश से दूसरे देश भेजती रहती थी। तो अगर देखें तो और ये जो नियम लाया गया था वो विशेष रूप से बर्मा के लिए लाया गया था, क्योंकि उस समय बर्मा पर भी कंपनी जो है अधिकार का प्रयास कर रही थी, तो सैनिकों को बर्मा भेजने का उनका प्रयास था। दूसरा, ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो सिपाहियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। चाहे हम लोग अगर देखें तो अपमानजनक व्यवहार के तौर पर उनको जो भारतीय सैनिक थे, जो उनको ब्रिटिश सैनिकों की अपेक्षा निम्न वेतन दिया जाता था, और खान पीन के मामले में भी उनके साथ जो है असमानता का व्यवहार किया था। इसके कारण भी सैनिकों के मध्य जो है एक असंतोष की भावना थी। इस चीज को हम लोग देख सकते हैं कि 1946 में एक नौसैनिक विद्रोह होता है। उसमें कारण ये भी था कि जो ब्रिटिश जो शासन था उसके द्वारा जो सैनिक थे उसमें भी ये मुद्दा उठा था कि खाना पीना जो उनको अच्छा नहीं दिया जाता, और उनके साथ जो भेदभाव, खाने पीने को लेकर भी भेदभाव किया जाता है। दूसरा, नेक्स्ट कारण है सिंध एवं पंजाब में तैनात सिपाहियों को दोहरा भत्ता बंद किया जाना। अगर हम जो है 1757 की बात करें, जब कंपनी ने बंगाल पर अधिकार किया था, और लॉर्ड क्लाइव के समय की बात है, उस समय भी दोहरे भत्ते को बंद करने के लिए विद्रोह हुआ था। और वो विद्रोह तब हुआ था जब ऐसे सैनिक जो बंगाल बिहार की सीमा से बाहर युद्ध के लिए जाते थे या बंगाल बिहार की सीमा पर रहते थे, उनको दोहरा भत्ता बंद किया जाता था। लेकिन अभी, क्योंकि वो विद्रोह तो दबा दिया गया था, लेकिन अभी रिसेंट में 1857 के विद्रोह से पहले ये घटना घटित हुई कि कंपनी के द्वारा ऐसे सैनिक जो सिंध या पंजाब में तैनात थे उनको दोहरा भत्ता बंद कर दिया गया। और सिंध और पंजाब में जो अधिकांश जो सैनिक थे वो अवध के ही तैनात थे।
ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे कारण रहे हैं सैनिकों की अंदर असंतोष का। ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट हम देखते हैं कि 1857 से पहले असंतोष के कारण विद्रोह। तो ऐसा नहीं था कि अचानक सैनिकों द्वारा विद्रोह कर दिया गया। विद्रोह जो है एक लंबी प्रक्रिया थी विद्रोह की, और ये प्रक्रिया जो है 1757 से हम लोग देखते हैं, जब कंपनी द्वारा बंगाल अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था, तभी से ही ये हमको दिखाई देती। तो अगर कंपनी के अंतर्गत हम विद्रोह की बात करें कि सैनिकों द्वारा कब कब विद्रोह किया गया, तो कंपनी के सैनिकों द्वारा 1764 में पहला विद्रोह किया गया था। ये है 1764 बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में, बक्सर का युद्ध जो है मीर कासिम और मुनरो की सेना के बीच हुआ था। तो मुनरो की सेना के कुछ सिपाही जो हैं वो जो है मीर कासिम की सेना के साथ मिल गए थे, लेकिन बाद में ऐसे सिपाही जो मीर कासिम के साथ, क्योंकि मीर कासिम जो बक्सर का युद्ध हार गया था, तो ऐसे सिपाही जो है जिन्होंने विद्रोह करके जो है वो मीर कासिम के साथ मिल गए थे, उनको बाद में जो है मृत्युदंड दिया गया। 1806 में बेलूर में सिपाही विद्रोह होता है। ये विद्रोह जो है मुख्य रूप से जातीय चिन्ह लगाने के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1806 में बेलूर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या है। तो उसका कारण यही था कि सिपाहियों को अपने जो जातीय चिन्ह जो लगाते थे उसको लगाने से मना कर दिया था। अब 1824 में बैरकपुर में सिपाहियों की रेजिडेंट ने समुद्री रास्ते से बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। तो ये भी मैंने बताई दी आपको, क्योंकि समुद्र पार करना भारतीय समाज धर्म समाज में जो है वो ऐसा माना जाता था कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और उनको इसके आधार पर उनको जाति से बहिष्कृत भी कर दिया जाता था। 1844 में ये वेतन को लेके हुआ था। तो कुछ ऐसे कारण थे 1864 से लेके 1806, 1764, 1824 और 1844 में। तो सेना के अंदर जो है एक तरीके से लंबी जो एक तरीके से इतिहास रहा है, एक लंबी प्रक्रिया रही है विद्रोह की। अब विद्रोह का हम तात्कालिक कारण देखते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक लंबी प्रक्रिया थी, सैनिकों के अंदर भी एक असंतोष की भावना थी, समाज में भी असंतोष की भावना थी। तो विद्रोह के लिए एक तरीके से जो है बारूद इकट्ठा हो चुका था, बस उसको एक चिंगारी देने की आवश्यकता थी। तो चिंगारी का काम किसने किया? वो दिसंबर 1856 में कंपनी के द्वारा जो लोहे की अपनी वीएस ब्राउन उनके द्वारा जो बंदूक इस्तेमाल की जाती थी, और उसकी जगह उन्होंने एक न्यू एनफील्ड राइफल प्रयोग की। तो न्यू एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का जो प्रयोग किया जाता था, तो उस कारतूस के मुंह पर एक खोल चढ़ा रहता था, एक कवर चढ़ा रहता था। तो वो जो है काट के उससे बारूद जो है वो राइफल जो थी न्यू एनफील्ड राइफल उसके अंतर्गत डाला जाता था। लेकिन जनवरी जो है 1857 में एक अफवाह फैल गई कि कारतूस का जो ऊपर का कवर है या जो खोल है उसके ऊपर जो है गाय या सुअर की चर्बी लगी रहती है। तो ये बात फैल गई। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो क्योंकि जो सेना थी उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग शामिल थे, तो गाय जो हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है और जो है सुअर को मुस्लिम धर्म में निकृष्ट माना जाता है। तो एक ऐसी क्योंकि अब एक तरीके से ये जो विद्रोह था वो एक तरीके से लोगों की जो ये था तो उसको धार्मिक उससे जुड़ गया, लोगों की जो धार्मिक भावनाओं से जुड़ गया। और कंपनी की और जो सैनिकों के अंदर और पहले से ये भावना थी कि कंपनी जो है वो लोगों को ईसाई बनाने का या उनके धर्म को भ्रष्ट करना या उनके धर्म को परिवर्तित करने का प्रयास कर रही है। तो सैनिकों द्वारा 23 जनवरी 1857 को दमदम के जो सैनिक थे, ये दमदम जो है जो समय तत्कालीन बंगाल जो था वहां था और सेना की कमान थी, एक तरीके से ट्रेनिंग कमान थी। तो वहां के सैनिकों ने सबसे पहले 1857 में कारतूस 23 जनवरी 1857 को कारतूसों के प्रयोग को मतलब मना कर दिया, उनके द्वारा अस्वीकार कर दिया कि हम इन कारतूसों का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे ही 26 फरवरी को बहरामपुर, ये भी बंगाल में ही है, वहां के सैनिकों ने भी कारतूस के उपयोग को मना कर दिया। और 23 मार्च 1857 को 34वीं रेजिडेंट बैरकपुर के जो सिपाही थे मंगल पांडे, उन्होंने अपने अधिकारियों की हत्या कर दी इसी जो है उनके इसी के विरोध में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे जो है किस रेजिमेंट थे? तो वो 34वीं रेजिडेंट थी और बैरकपुर के थे। तो हम ये देखते हैं कि जो कंपनियां थी जैसे जैसे वो अपना प्रसार करती जा रही थी, तो वो जहां भी जिस क्षेत्र पर भी अपना प्रसार करती थी वहां पे वो भी एक रेजिडेंट
और एक ट्रेनिंग सेंटर बना देती थी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कानपुर और मेरठ कंपनी के जो है ट्रेनिंग सेंटर, शस्त्रागार थे। तो विद्रोह की जो भावना जो बंगाल से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गई, वो मेरठ तक पहुंच गई। तो 24 अप्रैल 1857 को जो मेरठ में जो तैनात जो सैनिक थे, घुड़सवार की जो टुकड़ी थी, उसके द्वारा इन कारतूसों के उपयोग को लेकर मना कर दिया गया और जो घुड़सवार जो सैनिक की जो टुकड़ी थी उसको भंग कर दिया गया और जो उनके जो सैनिक थे उनमें से कुछ को लंबी लंबी यात्राएं दी गई और कुछ को मृत्युदंड दिया गया। तो ऐसे को देखते हुए जो मेरठ के जो सैनिक थे उनके द्वारा 10 मई 1857 को एक तरीके से खुले विद्रोह की घोषणा कर दी गई और जो अपने जो सैनिक जो थे, जो ब्रिटिश सैनिक जो थे और जो अधिकारी थे, उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनकी हत्याएं कर दी गई। तो एक तरीके से 1857 को खुले विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे विद्रोह का प्रसार और विद्रोह जो है असफल क्यों हुआ और इसका क्या प्रभाव रहा। तो 3 टॉपिक अभी इसके अंदर आपके बचे हैं। अब कुछ किसी को कोई टॉपिक, किसी को कुछ कोई समस्या और कोई चीज ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण किसको कहा जा सकता है इन सब कारणों में से? नहीं, देखिए कोई भी कारण जो है एक जो मुख्य कारण तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य कारण भी होते हैं। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण सभी जो सम्मिलित रूप से हैं, सभी सम्मिलित रूप से थे, सभी ने अपना जो है भूमिका निभाई 1857 के विद्रोह में। लेकिन आर्थिक कारण जो है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावी रहा था। आर्थिक कारण जो है सबसे ज्यादा प्रभावी उसमें रहा था। ठीक है। और सर ये जो आपने बताया था डी.वी. सावरकर द्वारा जो 1909 में एक पुस्तक लिखी गई था, इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस, इधर सुन पा रहे हैं आप? तो सर हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने बताया था स्वतंत्रता संग्राम को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया था। तो सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम देखिए उसका मतलब ये था कि उनका ये मानना था वी.डी. सावरकर का कि जो एक्चुअली ये आगे क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या ये विद्रोह जो है कोई सुनियोजित था या स्वतः स्फूर्त था या इसके लिए पहले से कोई संगठन तैयार किया गया था। ठीक है ना। तो क्योंकि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उनके द्वारा ये कहा गया था कि नहीं, ये विद्रोह सुनियोजित नहीं था और जो एक तरीके से अपने आप ही ये विद्रोह हो गया था। इसके बीच में मतलब उनके द्वारा जो ब्रिटिश जो कमियां थी, जो प्रशासन की जो कमियां थी और ब्रिटिश के जो आर्थिक शोषण है उसको छुपाया गया था। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये विद्रोह की जो प्रक्रिया थी, अगर विद्रोह की एक तरीके से देखा जाए कि लोगों के अंदर जो एक विद्रोह को करने के लिए एक तरीके से उनके जो एक तरीके से एक्चुअली इसके बीच में हम देखें तो एक विवाद की स्थिति है। इसमें दो तरीके के लोग हैं। जो पहले इतिहासकार हैं उनका तो ये दावा था कि जो विद्रोह जो हुआ था वो एक संगठित षड्यंत्र का परिणाम था। ठीक है ना। तो अगर परिणाम के तौर पर वो लोग कहते हैं कि जो भारतीय जो समाज जो लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया था उसके लिए पहले से तैयारी की जा रही थी। जैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे, जैसे चपातियों के माध्यम से लाल जो कमल की जो फूल थे उनको गांव गांव पहुंचाया गया। सन्यासी घुमक्कड़ जो सन्यासी थे, फकीर जो मदारी थे, उनके द्वारा जो है 1857 के जो विद्रोह को करने के लिए एक तरीके से जो है लोगों को जो है तैयार किया गया और उनके बीच जो विद्रोह की भावना भड़काई गई और इन साधनों का जो एक संचार के साधन के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन जो दूसरे इतिहासकार हैं उनका ये मानना है कि वो इसको कहते हैं कि इसके पीछे कोई सुनियोजित तैयारी नहीं थी। उसके पीछे कोई सुनियोजित तैयारी नहीं थी। उनका कहना यह है कि विद्रोह के बाद में या विद्रोह के पहले कोई ऐसा संकेत या कोई ऐसा टुकड़ा तक नहीं मिला है कागज का जो ये सिद्ध कर सके कि ये विद्रोह जो है एक तरीके से सुनियोजित विद्रोह था। और ना ही 1857 के बाद जो भी लोग जो थे उन पर जो मुकदमा चलाया गया और जो गवाह प्रस्तुत हुए उनके द्वारा कोई भी अपने स्टेटमेंट में, अपने वक्तव्य में ये नहीं कहा गया कि हमको या जो है इस विद्रोह को लेकर किसी भी तरह की पहले से कोई सूचना थी। तो ये एक तरीके से ये जो इतिहासकार थे उन्होंने अपने अपने मत रखे। तो इन्होंने कहा कि वी.डी. सावरकर जो थे उन्होंने क्योंकि हम 1857 से लेकर 1957 तक
एक तरीके से जब तक 24 जो भारतीय इतिहासकारों द्वारा नहीं लिखा गया, और वीर सावरकर जो है एक तरीके से भारतीय क्रांतिकारी थे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति भी हैं। तो उस दौरान भारत में एक तरीके से राष्ट्रवादी भावनाएं थी, तो और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था और अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल तैयार करना था। तो उनके द्वारा जो अंग्रेज अभी तक ये कह रहे थे कि नहीं, कुछ सुनियोजित स्वतंत्रता नहीं था, संग्राम नहीं था और ये ऐसे ही अपने आप हो गया, तो उसका एक काउंटर था। तो उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था और भारतीय लोगों द्वारा अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के लिए ये विद्रोह किया गया था। जी, आया समझ में? ओके सर, क्लियर। ठीक सर, धन्यवाद सर। और किसी को? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, 2-3 टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे इसके हम लोग। ठीक, एंड करूं सर? हाँ मुझे तो घर लीव करना है अब। अच्छा, अब मीटिंग खत्म कर दूं? हाँ मेरी मीटिंग खत्म कर दो, अभी नेक्स्ट क्लास जी जी जी, ठीक है। रहेगी। ठीक।